हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इससे आपको एक दो प्रश्न हमेशा प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी सारे तथ्यों को आप अच्छी तरह समझ पाइएगा। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहला सवाल उत्पन्न होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है इस सभ्यता के सभी सिंधु घाटी नदी के आसपास ही मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। बहुत लोग इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला स्थल जो इसकी खुदाई हुई थी वो हड़प्पा हुई थी और हड़प्पा से ही इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे अपडेट्स और करंट अफेयर्स वहाँ मिलते रहेंगे। तो आप समझ गए कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा। जहाँ तक बात है इसके खोज की, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई करवाई। किसकी? हड़प्पा की खुदाई करवाई। और हड़प्पा की खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ, ठीक है। और तब से इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। मतलब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, निर्देशन में हड़प्पा की खुदाई कराई और तब जाके इससे सभ्यता की जानकारी मिली। इसीलिए हम लोग अगर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो 1921। किसने किया? तो दयाराम साहनी ने, ठीक है। किसके निर्देशन में किया? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए, इसे प्रागैतिहासिक काल या कांस्ययुगीन काल भी कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था। कांस्ययुगीन सभ्यता हम लोग किसे कहते हैं, इसे हम लोग पिछले वीडियो में डिफाइन किया था। प्रागैतिहासिक काल मतलब ऐसा काल जिसकी कोई लिखित प्रमाण नहीं है। कांस्ययुगीन काल मतलब वैसा काल जिसमें हम लोग कांसे के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब उस समय तांबे और टीन को मिलाकर कांसा उत्पादन किया जाने लगा था, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी और यह भारत का सबसे पहला नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है, ठीक है। भारत का सबसे पहला नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अब जहाँ तक बात है इसके काल निर्धारण की, ठीक है, तो काल निर्धारण के बारे में जान लेते हैं। काल निर्धारण मतलब इस सभ्यता का जो प्रारंभ है वो कितने ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो कार्बन 14 पद्धति जो सबसे ऑथेंटिक अभी मानी जाती है, इसके अनुसार सर्वमान्य तिथि है कि इसका जो हड़प्पा कालीन सभ्यता था वो 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व के बीच था। क्या है इसका सर्वमान्य तिथि? ये 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जितने भी इतिहासकार हैं उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं और उन्होंने अलग अलग तरीके से इसका काल निर्धारण भी किया है। जैसे व्हीलर ने बताया कि भाई 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय था वो हड़प्पा कालीन समय था। उसी तरह मार्शल ने बताया कि 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व के बीच का जो काल था वो हड़प्पा कालीन था। लेकिन डीपी अग्रवाल ने बताया सेम जो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार आया था, ठीक है। अब काल निर्धारण में हम लोग देखिए, कोई भी काल होता है या फिर कोई भी सभ्यता जब प्रारंभ होती है तो उसके 3 चरण होते हैं। एक पूर्व का चरण और एक जो चरम पर होता है। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे ही कोई वस्तु, जैसे आप कोई काम करते हैं तो पहले इनिशियल स्टेज में रहते हैं, उसके बाद पीक पर जाते हैं और फिर क्या होते हैं वो अगर व्यापार में नुकसान पहुंचने लगा तो फिर आप धराशायी हो जाते हैं। तो उसी तरह हड़प्पा काल मतलब पूर्व हड़प्पा काल, और ये चरम सीमा वाला परिपक्व हड़प्पा काल, और ये फिर उत्तर हड़प्पा काल, ठीक है। तो पूर्व हड़प्पा काल का समय 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता था। और इस समय जो कोट दीजी और आमली जो 2 स्थल है, 2 या इससे भी अधिक स्थल है, तो मुख्य रूप से ये पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल है। परिपक्व हड़प्पा काल की बात करें तो इसे 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। और जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनमाली हो गया, ये सभी जो है वो परिपक्व हड़प्पा कालीन स्थल हैं। वहीं उत्तर हड़प्पा काल की बात करें तो 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व के काल को उत्तर हड़प्पा कालीन काल माना जाता है। और इसमें रंगपुर, राखीगढ़ी वगैरह जो है ये उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। तो अभी आपने काल निर्धारण अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम लोग इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार, तो विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार मुख्य रूप से 2 देश में है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। पहले ये संपूर्ण भारत ही था, तो मुख्य रूप से विस्तार जो है भारत और पाकिस्तान में ही है। और अभी तक लगभग 1500 से अधिक स्थल प्राप्त हो चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के। अभी तक 1500 से अधिक स्थल हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हो चुके हैं। अगर इसका आकार की बात करें तो आकार त्रिभुजाकार है, ठीक है। और क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, अर्थात लगभग में पूछा जाएगा तो लगभग आप 13 लाख वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसको बोल सकते हैं। अगर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के विस्तार की बात करें तो सबसे पहले हम लोग उत्तर में देखेंगे मांडा, जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी स्थल है। और सबसे दक्षिणी स्थल की बात करेंगे तो दायमाबाद है, महाराष्ट्र में। सबसे पूर्वी स्थल की बात करेंगे तो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी स्थल जो है सुतका गेंडोर है, ये पाकिस्तान में है। तो विस्तार भी अच्छी तरह समझ लिए, ठीक है। भारत और पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थल, त्रिभुजाकार है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। उत्तर में है
आप देखेंगे मांडा, दक्षिण में दामाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुत्कागेंडोर है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब देखिए, कोई भी सभ्यता होगी तो उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन होगा। किस तरह से उस समय सामाजिक व्यवस्थाएं थी, आर्थिक व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक जीवन किस तरह का था। तो उस समय जो था वो सामाजिक जीवन जो था वो मातृसत्तात्मक था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया है। मातृसत्तात्मक इसलिए था क्योंकि इस समय मातृ देवी की पूजा होती थी। और मातृ देवी की पूजा जैसे आप देखे होंगे कि एक गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया गया है, अर्थात यह स्पष्ट है कि मातृ देवी की पूजा का वो प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ के जो भोजन जो था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकृति का था। लोग आभूषण पहनते थे। ठीक है, आभूषण पहनते थे, सोने चांदी के आभूषण पहनते थे। साथ साथ खेल का, मनोरंजन के लिए खेल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, मनोरंजन के लिए खेल का, जैसे बैल दौड़, चेस वगैरह, ये सब का उस समय इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो अब हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में जान लेते हैं अच्छी तरह। तो धार्मिक व्यवस्थाएं की बात करें तो उस समय कोई धार्मिक व्यवस्थाएं ज़्यादा विकसित नहीं थी। ठीक है, लोग प्रकृति को ही मुख्य रूप से आधार मानते थे। और प्रकृति में भी स्त्री की मूर्तियां सबसे अधिक मिली है, इसीलिए मातृ देवी की पूजा होती थी। और मैंने बताया भी कि एक गर्भ से पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है और उसी को मातृ देवी की पूजा का प्रतीक भी माना जाता है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव के अंकन का एक बहुत बड़ा मुहर मिला है, जिससे ये प्रतीत होता है कि उस समय शिव की पूजा भी होती थी। ठीक है, उसके बाद सबसे अधिक पूजे जाने वाले थे कुबर वाले बैल, और पक्षी में फाख्ता पक्षी को लोग पूजनीय मानता था। उस समय फाख्ता पक्षी की पूजा होती थी, और पशु में कुबर वाले बैल का पूजा होता था। ठीक है, वृक्ष की पूजा प्रचलित थी। वृक्ष की पूजा मतलब प्रकृति की पूजा, वृक्ष की पूजा प्रचलित थी। और इस समय कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मतलब मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि इस समय पुरोहित व्यवस्था नहीं था। ठीक है, पुरोहित व्यवस्था अगर होता तो मंदिर के साक्ष्य जरूर मिलते। चलिए, अब हम लोग राजनीतिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक जीवन में संगठन का अभाव था। कोई ऐसा संगठन नहीं था जो शासन व्यवस्था को संचालित करता। ठीक है, तो कोई संगठन नहीं था शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए। तो ये शासन व्यवस्था चलता कैसे था? तो चलता इसलिए था क्योंकि वहाँ का जो वणिक वर्ग थे, वणिक वर्ग मतलब व्यापारी वर्ग जो थे, वही शासन व्यवस्था को अपने अनुसार संगठित करके चलाते थे। ठीक है, तो उस समय कोई पार्टिकुलर संगठन नहीं था, ये वणिक वर्ग ही शासन करते थे। और पुरोहितों के शासन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? मैंने पहले भी बताया कि पुरोहितों के शासन के प्रमाण इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है हड़प्पा से। ठीक है, अस्त्र शस्त्र का अभाव था, मतलब इस समय लोग अस्त्र शस्त्र नहीं इकट्ठा करने का मतलब हो गया कि लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते थे। और चूंकि यहाँ व्यापार काफ़ी अधिशेष था, मतलब नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी तो लोग जो है वो व्यापार में काफ़ी विलीन रहते थे, तो उनको अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, शांतिपूर्ण जीवन और वाणिज्य पर बल देते थे। अब महत्वपूर्ण चीज़ है आर्थिक जीवन, क्योंकि शहरी व्यवस्था थी। और शहरी व्यवस्था में क्या होता है, शहरी व्यवस्था कैसे पनपती है, जब आप देखे होंगे, अभी भी देखते होंगे कि एक शहर है और इसके चारों तरफ गांव है। ठीक है, गांव में जो अधिशेष उत्पादन होता है उसको लोग शहर तक पहुंचाता है। मतलब वणिक वर्ग क्या करेंगे, गांव से उत्पादन को शहर तक पहुंचाएंगे, शहर से ये अपने आवश्यकता की चीज़ को खरीदेंगे। ठीक है, और इस समय खरीदने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली था। जो जरूरत जिनको जिस चीज़ की होती थी वो एक दूसरे से वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर अपना ले लेते थे। तो शहरी व्यवस्था भी यही है, इसीलिए क्योंकि अधिशेष उत्पादन, इस समय कृषि का अधिशेष उत्पादन होता था। शहर से लोग जो है गांव से शहर में आते थे अपने उत्पाद को बेचने के लिए, तो इसीलिए ये शहरी व्यवस्था थी। ठीक है, तो मुख्य व्यवसाय इस समय कृषि था, पशुपालन और उद्योग। ठीक है, तो मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, प्राइमरी लेवल पर कृषि था, उसके बाद पशुपालन और उद्योग भी। चूँकि शहरी व्यवस्था था तो उद्योग व्यापार डेफिनेट रूप से यहाँ पनपे होंगे। कृषि की बात कर ले तो हल से अनभिज्ञ थे लोग। हल क्या होता है ये लोग नहीं जानते थे। ठीक है, तो हल नहीं था तो कैसे खुदाई करते थे लोग, कैसे भूमि में कृषि कार्य करते थे? तो उस समय जो था वो लकड़ी के कुदाल या लकड़ी के हल बनाकर लोग करते थे। ठीक है, काम करते थे, लकड़ी के हल का प्रयोग या लकड़ी के कुदाल का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और ये साक्ष्य संभवतः मिले हैं ये लकड़ी के हल का ही प्रयोग किया गया होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, फसल की बात करें तो मुख्य फसल इस समय 9 प्रकार के थे। 9 प्रकार के फसल इस समय उगाए जाते थे लोग, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं और जौ जो था वो मुख्य रूप से खाद्य फसल था। ठीक है, मुख्य रूप से खाद्य फसल था। और आपको ये बता दें कि सबसे बढ़िया किस्म के जौ जो है वो बनमाली से मिलता था। सबसे बढ़िया किस्म के जौ कहाँ से मिलता था? बनमाली से मिलता था। ठीक है, तो फसल कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार के उस समय उगाए जाते थे। गेहूं और जौ मुख्य फसल था। सबसे बढ़िया प्रकार के किस्म के जौ कहाँ से मिलते थे? बनमाली से मिलते थे। अब जहाँ तक बात है कपास उत्पादन का, तो कपास का उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से ही होता है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कपास उत्पादन का सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र का उद्योग था।
या फिर उस समय लोग सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, नदी और तालाब, सिंचाई के लिए लोग नदी और तालाब को अपना माध्यम बनाया था। सिंचाई जो है वो नदी और तालाब के माध्यम से लोग करते थे। ठीक है, सूती एवं ऊनी वस्त्र का लोग उपयोग करते थे। सूती और ऊनी वस्त्र का लोग उपयोग करते थे। इससे स्पष्ट है कि उस समय सूती और ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। और वस्त्र उद्योग जो था वो कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था, मोहनजोदड़ो में था, याद रखेंगे। चाहुंदरो एवं लोथल से गुड़िया बनाने और मनका बनाने का साक्ष्य मिला है। मतलब इससे स्पष्ट है कि चाहुंदरो और लोथल में गुड़िया और मनका बनाने के कारखाने थे। ठीक है, चाहुंदरो और लोथल से गुड़िया और मनका बनाने के साक्ष्य मिले हैं। मतलब स्पष्ट है कि चाहुंदरो और लोथल में गुड़िया और मनका बनाने के फैक्ट्री थे। लोग व्यापार भी करते थे। ऐसा नहीं है कि हमारा वाणिज्य व्यापार जो है वो भारत तक ही सीमित था या फिर नगरीय सभ्यता थी तो विशेष नगर तक ही सीमित था, ऐसा नहीं था। इस समय का व्यापार जो था वो इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार होता था। विश्व के बहुत सारे देश, बहुत सारे सभ्यता के साथ हमारी संपर्क थी और बहुत सारी सभ्यता के साथ हमारा व्यापार कार्य भी चलता था। जैसे हम ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से, बहरीन से, मिस्र से, इन सभी से हम लोग व्यापार करते थे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो डेफिनेट रूप से हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो हम वस्तु ले लेंगे और अगले व्यक्ति को या फिर अगले कंट्री को जिस वस्तु की आवश्यकता है वो वस्तु हम लोग दे देंगे। मतलब इस समय कोई मुद्रा प्रणाली का व्यवस्था नहीं था। ठीक है, इस समय मुद्रा प्रणाली व्यवस्था नहीं था। क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली व्यवस्था था। ठीक है, जैसे सोना का व्यापार कोलार कर्नाटक से होता था, टीन का व्यापार ईरान से होता था या अफगानिस्तान से होता था, तांबे का व्यापार खेतरी राजस्थान से होता था। इसी तरह बहुत सारे और लिस्ट दिया हुआ है। आप अगर लुसेंट या फिर क्राउन पढ़ते होंगे तो उस लिस्ट में देख लेंगे और साथ साथ यह भी उस लिस्ट में देख लेंगे कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, किसने किसका खोज किया है। ये दो चीज़ आपको वहाँ से देखना पड़ेगा या फिर आपको मेरा जो नोट्स मिलेगा उसमें भी इस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बाट और मुहर की। बाट और मुहर की। मुहर का निर्माण सेलखरी से होता था। सेलखरी का मतलब हो गया कि जो मिट्टी के ही बनाए जाते थे और सेलखरी एक प्रकार के विशेष प्रकार के पत्थर होते थे। ठीक है, तो मिट्टी के भी ये बनाए जाते थे जिसको हम लोग टेराकोटा कहते थे। मिट्टी को पका कर जो बनाया जाता था मुहर, उसको टेराकोटा कहते थे। और बहुत सारे मुहर जो है वो सेलखरी से भी बनाए जाते थे। ठीक है, बाट जो था जिससे हम लोग माप तौल करते थे वस्तु का, वो चर्ट पत्थर से बनाया जाता है। चर्ट एक प्रकार का पत्थर है, इसी से बाट का निर्माण किया जाता था। ठीक है, माप तौल के लिए हम लोग 16 या उसके अपवर्तक का यूज करते थे। जैसे 16 हो गया, 64 हो गया, 160, 320। तो माप तौल 16 या उसके गुणांक के रूप में यूज किया जाता था। ऊपरी मापदंड के लिए दशमलव प्रणाली का भी यहाँ प्रयोग किया जाता था। मतलब सबसे पहला जो दशमलव प्रणाली का प्रयोग था वो हड़प्पा काल में ही हुआ था। तो ऊपरी माप के लिए हम लोग बड़े माप के लिए दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते थे। अभी तक जो हड़प्पाकालीन मुहरें प्राप्त है वो लगभग 2000 के आसपास में मुहर, हड़प्पाकालीन मुहर अभी तक मिले हैं। तो अब ये समझ गए होंगे आर्थिक जीवन उनके बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाट और मुहर के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लिपि के बारे में जानते हैं। तो हड़प्पाकालीन लिपि जो था वो भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक का मतलब हो गया कि इस तरह से कुछ बना दिया गया और इसका क्या भाव है, इस भाव से समझिए। ठीक है, ये बना दिया गया, इसका भाव समझिए। ये कुछ भी यहाँ बना दिया गया, ये भाव समझिए। तो मतलब लिपि जो था वो भाव चित्रात्मक था और इसी भाव चित्रात्मक को इंग्लिश में आइडियोग्राफिक कहते हैं। तो कई बार भाव चित्रात्मक ऑप्शन में न दे करके आइडियोग्राफिक दे देता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इस समय का लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक या आइडियोग्राफी था। अभी तक जितने भी लिपि मिली है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। ठीक है, जितने भी अक्षर लिपि में जितने भी अक्षर है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और लगभग अभी तक जो लिपियां मिली हैं हमें 375 से 400 अक्षर है, उसमें चित्राक्षर है। 375 से 400 चित्राक्षर अभी तक मिल चुके हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत भी हुआ। हमने पहले ही बताया आपको कि हड़प्पा काल को हम लोग 3 चरण में बांटते हैं: पूर्व हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। तो उत्तर हड़प्पा काल का मतलब हो गया कि हड़प्पा का पतन प्रारंभ हो गया। तो पतन के कई सारे कारण थे, क्योंकि ये आप देखे होंगे कि हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल था वो सारे स्थल लगभग नदियों के किनारे या फिर समुद्र के किनारे हैं। ठीक है, तो बाढ़ एक कारण हो सकता है। तो जॉन मार्शल ने बताया और मैके ने बताया कि भाई बाढ़ से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बाढ़ इसका कारण नहीं हो सकता है, भूकंप हो सकता है। क्योंकि नदियों के किनारे थे और पहाड़ी एरिया में थे तो भूकंप भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसका कोई सर्वमान्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो भूकंप जो है वो डेल्स और रेक्स ने बताया, आपदा जो है कारण कैनेडी ने बताया और आर्यों का आक्रमण व्हीलर ने बताया। ठीक है, और आर्यों का आक्रमण व्हीलर ने बताया मुख्य रूप से ये मतलब इंग्लिश मानसिकता का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई वास्तविक निष्कर्ष पर इसमें नहीं पहुंचा गया है कि हड़प्पा का अंत कैसे हुआ। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ विशिष्ट स्थल है
और तथ्य है उसके बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है वो है कौन है? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। ये कई बार पूछा है एग्जाम में कि किस तट पर है, तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है और ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। ठीक है, इसकी खोज पहले भी मैंने बताया कि 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं तो याद रखिएगा, यहाँ से स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, 6 अन्नागार मिले हैं जिसमें ईंटों के चबूतरे पे ये अन्नागार बने हुए थे। 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटे के चबूतरे पर बने थे और इस चबूतरे में अन्य भी मतलब पातों पर बनाए जो गए थे, उस पर गेहूं और जौ के दाने भी फर्श पर मिले हैं। और ये अन्नागार जो था वो 2 पांत में बनाए थे। पांत का मतलब आप समझते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी देखते होइएगा कि जब सार्वजनिक भोज वगैरह होता है तो लोग 2 तरीके से बैठते हैं, एक नीचे बिछाकर 2 तरफ से लोग बैठ जाते हैं, तो जैसे वो 2 पांत हो गया। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या था कि लोग पांत, ये जो अन्नागार था 5 में बना था, मतलब एक साइड में कुछ अन्नागार और दूसरे साइड में कुछ अन्नागार, तो ये 2 पांत में बने हुए अन्नागार थे। 6 अन्नागार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है 2 कमरे वाले एक बैरक मिले हैं जो मुख्यतः ऐसा कहा जाता है कि यह श्रमिकों के रहने के लिए बनाया गया था। ठीक है, बैरक कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से ही मिले हैं, जो मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि ये किसके रहने के लिए बनाया गया होगा? श्रमिकों के रहने के लिए बनाया गया होगा। और यहाँ से एक श्रृंगी पशु के मोहर भी मिले, हड़प्पा से एक श्रृंगी पशु के मोहर भी मिले हैं। अब चलिए दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला मतलब यहाँ बहुत सारे मतलब शवाधान के जो अवशेष मिले हैं और हड्डियों के अवशेष मिले हैं, इसीलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये ध्यान रखेंगे। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और भारत में सबसे बड़ा स्थल की बात होगी तो वो राखी गढ़ी होगी जो हरियाणा में है। ठीक है, तो ये जो है 1922 में इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था और ये सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। यहाँ है ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ठीक है, यहाँ से एक ऐसा मुहर मिला है जिस पर पुरुष देवता, जिसको हम लोग पशुपति शिव भी कहते हैं, जो मैंने पहले बताया पुरुष देवता अंकित है, जिसके 3 सिंग हैं। पद्मासन मतलब पद्मासन मुद्रा में है। पद्मासन मुद्रा का मतलब हो गया कि वैसा मुद्रा जिसमें लोग चिंतन मनन करते हैं, उस मुद्रा को पद्मासन मुद्रा कहा जाता है। और इस पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है जिसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और मतलब पैर के नीचे भैंसा है, पाँव के मतलब आसन के नीचे भैंसा है और पाँव के नीचे 2 हिरन है। मतलब हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरन से घिरा हुआ है और इसी को हम लोग पशुपति महादेव या पशुपति शिव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है? पशुपति शिव की मुहर जो है वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विशाल अन्नागार, ठीक है, विशाल अन्नागार, ये विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार ये दोनों मिले हैं मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार को मुख्य रूप से ये माना जाता है कि ये स्नानागार का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से धार्मिक आयोजनों पर लोग स्नान करने के लिए किया करते थे। ठीक है, विशाल स्नानागार। और विशाल अन्नागार जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत क्यों है? विशाल अन्नागार। अब आप देखे होंगे कि हड़प्पा में भी 6 अन्नागार मिल गए, यहाँ भी अन्नागार मिल गए। मतलब क्या था कि अगर अधिशेष उत्पादन होता था तो क्या करते थे लोग? भोजन के लिए जो कभी अकाल पड़ जाए या फिर कभी बाढ़ आ जाए तो उसके लिए लोग भोजन सुरक्षित रखते थे। ठीक है, भोजन के लिए अन्न को सुरक्षित रखते थे और अन्न को सुरक्षित रखने के लिए ही अन्नागार का निर्माण किया गया था। ठीक है, जैसे आज भी देखिएगा FCI का भंडार गृह होता है जिसमें क्या किया जाता है? पब्लिक से सरकार अनाजें खरीदकर वहाँ स्टोर करके रखती है, फ्यूचर में किसी भी योजना के लिए या फिर किसी भी कार्य के लिए या फिर किसी भी तरह के आपदा के लिए भी इसको रखा जाता है। तो सिमिलर आपदा को ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ अन्नागार का प्रयोग करते थे। ठीक है, कुबर वाले बैल का मुहर मिला है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सीप का पैमाना भी मोहनजोदड़ो से मिला है और सबसे महत्वपूर्ण है कांसे की नर्तकी। ठीक है, कांसे की नर्तकी जो यहाँ से मिला है। सूती वस्त्र के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और मैंने पहले भी बताया कि मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र के कारखाने थे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ ही कहते हैं। कालीबंगा, बंगा का मतलब ही होता है चूड़ी और काली से समझ गए ब्लैक बैंगल्स। ठीक है, तो ब्लैक बैंगल्स है ये। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जल निकासी का यहाँ अभाव था। ठीक है, अब सबसे उत्तम जल निकासी का व्यवस्था हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि धौलावीरा में है, लेकिन कालीबंगा में जल निकासी का अभाव था। यहाँ से 200 को एक साथ दफनाने का साक्ष्य भी मिला है, मतलब युगल शवाधान। ठीक है, आगे देखेंगे तो युगल शवाधान हमें लोथल से भी मिलता है। मनकों में जो है पल्ले वाला दरवाजा, मकानों में पल्ले वाला दरवाजा, तो यहाँ जो और जगह देखा गया है हड़प्पा कालीन स्थल में कि दरवाजा जो था वो पल्ले वाला नहीं रहता था। ठीक है, और इसमें पल्ले वाला दरवाजा कहाँ मिला है? कालीबंगा से। एक अलंकृत ईंट भी मिला है। अलंकृत ईंट और अग्निकुंड ये दोनों भी कालीबंगा से ही मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब चहुंदरों की बात कर लेते हैं। चहुंदरों की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से झूकर और झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि चहुंदरों से झूकर और झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। और महत्वपूर्ण है कि मनके का कारखाना और लिपस्टिक भी चहुंदरों से मिले हैं।
ठीक है, लिपस्टिक अच्छी तरह समझते होंगे आप लोग। तो मनके का कारखाना और लिपस्टिक भी चहुंदरों से मिले हैं। एक ईंट ऐसा मिला है जिस पर बिल्ली जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को दिखाया गया है, कुत्ते के पैर को दिखाया गया है। इस तरह के एक ईंट भी मिला है। ठीक है, गुड़िया बनाने का कारखाना, ठीक है, गुड़िया बनाने और मनका बनाने का कारखाना चहुंदरों और लोथल दोनों है। वक्राकार ईंट भी चहुंदरों से मिला है। कहाँ से मिला है? वक्राकार ईंट भी चहुंदरों से मिला है। कांसे की बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी भी चहुंदरों से मिला है। ठीक है, कांसे की बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी भी कहाँ से मिला है? चहुंदरों से मिला है। चलिए अब आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। चलिए अब हम लोग लोथल के बारे में जान लेते हैं। तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे लोथल जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। क्या था? लोथल जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। मतलब गोदीवारा भी कई जगह लिखा होगा। ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो चावल के दाने मिले हैं, चावल उपजाने के अवशेष मिले हैं। ठीक है, पीसने का चक्की भी मिला है। युगल समाधान जो हम लोग देखे थे, कालीबंगा से हम लोग को युगल समाधान मिला था, वहीं आप देख रहे हैं कि लोथल से भी युगल समाधान मिला है। फारस के मुहरे, चूँकि ये बंदरगाह स्थल था तो यहाँ से विदेशों से व्यापार होते थे, तो डेफिनेट रूप से क्या होगा कि यहाँ से दूसरे सभ्यता के, दूसरे संस्कृति के जो भी अवशेष होंगे यहाँ से मिलेंगे। तो फारस की मुहरे यहाँ से मिली है। अग्निवेदी मतलब अग्निकुंड। ठीक है, अग्निकुंड हम लोग देखेंगे कि ये कालीबंगा में अग्निकुंड मिला था हमें, और यहाँ भी अग्निकुंड देखने को मिलता है। ठीक है, हाथी दांत के पैमाने और चित्रित मेढ़भाड़ जिस पर पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी अंकित है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक ऐसा चित्रित मेढ़भाड़ मिला है लोथल से जिस पर पंचतंत्र के, ठीक है, जिस पर पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी जो है वो अंकित है। चलिए अब महत्वपूर्ण स्थल है धौलावीरा, जो गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, और कादिर द्वीप पर है। याद रखेंगे, गुजरात के कच्छ में ये कादिर द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ से तीन नगर को 3 भाग में बांट कर देखा गया है, उसका साक्ष्य यहाँ से मिला है। दुर्ग, आप देखेंगे कि नगर को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। ठीक है, दुर्ग जहाँ पे शासक वर्ग रहते थे, मध्यनगर जहाँ व्यापारी वर्ग रहते थे, और निचला नगर जहाँ श्रमिक वर्ग रहते थे। ठीक है, यहाँ से क्रीड़ा स्थल मतलब स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले हैं, और उत्तम जल प्रबंधन और संरक्षण के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से ही मिले हैं। राखी गढ़ी ये राखी गढ़ी ये हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है, हरियाणा में, और भारत में ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो है राखी गढ़ी। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं जो हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते रहे। जैसे सिंधु सभ्यता के लोग को लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, सिंधु सभ्यता को लोहे का ज्ञान नहीं था, और हमने पहले भी देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो डेफिनेट रूप से यहाँ कांसे का प्रयोग होता था, और कांसा जो है तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को लोहे का ज्ञान नहीं था। सुतकोटता से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा है। सुतकोटता से ही एकमात्र स्थल है हड़प्पा कालीन सभ्यता का जहां से घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी जो है, ये मतलब बहुत सारे साक्ष्यों से पता चला है कि इस समय के जो अधिकांश निवासी थे वो क्या थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। इस समय जो बर्तन बनाए जाते थे वो लाल और गुलाबी रंग के मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, यहाँ दास प्रथा का प्रचलन था। याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। इसीलिए यहाँ पे व्यापारी वर्ग जो है वो कृषि कार्य के लिए इनका प्रयोग करते थे, और अन्य सारे कार्यों में भी दासों का प्रयोग किया जाता था। याद रखेंगे, गाय की मूर्ति का प्रमाण कहीं से भी नहीं मिला है हड़प्पा स्थल से। ठीक है, यातायात के लिए लोग बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी का प्रयोग किया करता था। बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? स्पष्ट है, ये चहुंदरों से मिले हैं। तो स्पष्ट है कि इस समय लोकल ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल व्यापार के लिए लोग करते थे हार्बर का उपयोग, बंदरगाह का उपयोग, ठीक है, नाव का उपयोग, लेकिन इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलगाड़ी का लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ज़्यादातर हड़प्पाई ईंटें जो थे वो चौकोर होते थे, और बनवाली से मिट्टी के हल का प्रमाण मिले हैं। बनवाली से जुते हुए साक्ष्य मिले हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और उस समय लोग संभवतः लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, लेकिन प्रतीक रूप में वहाँ से बनवाली से मिट्टी के जो है वो हल के साक्ष्य भी मिले हैं। रंगपुर, ठीक है, रंगपुर से बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है। ठीक है, रंगपुर से बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है, और रंगपुर कहाँ है ये हमें आप जरूर कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और यहाँ से धान के भूसी के भी प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग भी यहीं मिले हैं। ठीक है, रंगपुर से हमें बाजरे की खेती के प्रमाण, धान की खेती के प्रमाण और कच्चे ईंटे से बना हुआ दुर्ग
ठीक है, कच्चा ईंट से बना हुआ दुर्ग के प्रमाण भी मिले हैं। नगर योजना जो था, हड़प्पाकालीन नगर योजना सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ नगर योजना ग्रिड पद्धति पर आधारित था और सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है, 90 डिग्री पर काटती थी। सड़क जो था वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है। आलमगीरपुर में एक भी मुहर नहीं मिला है। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है, और यहाँ से एक भी मुहर नहीं मिला है। सुतका गेंडोर और सुतकोटा ये समुद्र तटीय नगर था। सुतका गेंडोर और सुतकोटा ये दोनों समुद्र तटीय नगर था और संभवतः यह भी एक बंदरगाह था। याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का जो एक बंदरगाह था वो कौन था? लोथल था, जो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में था। और सुतका गेंडोर और सुतकोटा दोनों पाकिस्तान में है और यह भी समुद्र तटीय नगर है, मतलब संभवतः यह भी दोनों बंदरगाह था, ठीक है। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। हड़प्पा काल की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि घर के जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी, ठीक है, सड़क के पीछे की ओर खुलती थी। लेकिन लोथल ही एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ की सड़कें जो है मुख्य जहाँ की जो दरवाजे है, घर की दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। लोथल में सिर्फ मुख्य दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। बाकी सभी स्थलों पर ऐसा पाया गया है कि दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलती थी। तो ये थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आज आपने इस वीडियो में देखा। तो हमें ज़रूर बताएंगे आप कि यह किस तरह आपको क्लास लग रहा है, किस तरह का सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है नहीं। और मैं एक बार और कहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भी वहाँ से बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।